नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम जो पिछली क्लास थी उसमें हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें हमने सामान्य जो कॉम्प्लेक्स थे उनके नामकरण हमने किए, जटिल कॉम्प्लेक्स थे उनके नामकरण किए। फिर हमने जो ब्रिज लिगेंड या सेतुकारी लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स थे उनके नामकरण किए। फिर हमने उसमें भी डिफरेंट टाइप के जो हैं लिगेंड चेंज किए। फिर सेंट्रल मेटल भी चेंज किए, सेंट्रल मेटल आयन भी हमने चेंज किया और उनका नामकरण किया। और लिगेंडों के नामकरण हमने उदासीन और जो आपके धनायन और ऋणायन सभी प्रकार के लिगेंडों का हमने नामकरण किया है और काफ़ी सारे एक्सरसाइज हमने सोल्व की है। उसके बाद अब इसी क्रम में इस यूनिट में आपका जो अगला मुख्य टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। इसको हम बोलते हैं समावयवता। तो समावयवता क्या होती है? समावयवता देखो, दो या दो से अधिक प्रकार के ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जिनकी संरचना अथवा अभिविन्यास अर्थात त्रिविम में अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण यौगिक के भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। एवं इनके इस गुण को समावयवता अर्थात हम आइसोमेरिज्म से कहते हैं। अब देखो, आइसोमेरिज्म की जहाँ बात आती है ये दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। अब फिर हम बात करते हैं संरचनात्मक समावयवता की। इसको हम फर्दर कई सारी कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपकी आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, उपसहसंयोजन समावयवता, उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता एंड लिगेंड समावयवता। हम बात कर लेते हैं त्रिविम समावयवता की। तो ये भी आपकी फिर दो टाइप की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले संरचनात्मक जो समावयवता है अपनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले अपनी है आयनन समावयवता। संरचनात्मक समावयवता हम देखिए, दो या दो से अधिक प्रकार के ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, उन्हें एक दूसरे के समावयवी कहा जाता है या संरचनात्मक समावयवी कहा जाता है तथा इनके इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ऐसी समावयवता जो संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं या निम्न भागों में से बांटा गया है। तो नंबर 1 है आपके आयनन समावयवता। आपके सबसे नंबर 1 समावयवता कौन सी संरचनात्मक में? वो है आयनन समावयवता। देखिए, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु वो जो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हों, आयनन समावयवी कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को आयनन समावयवता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका है यहाँ पर एमीन डाइब्रोमो प्लेटिनम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है क्लोराइड इसके अंदर है, मतलब सॉरी यहाँ बाहर है और यहाँ अंदर है, तो एक दूसरे को इंटरचेंज किया है इन्होंने, एक दूसरे को, ये जो आयन है वो एक दूसरे में इंटरचेंज हुए। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, अणुसूत्र दोनों का समान है, पर इनके जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देंगे। जिसको अपन जल में घोलेंगे तो ये अलग टाइप के आयन देगा और इसको घोलेंगे तो ये अलग टाइप के आयन देगा, कि ये ब्रोमाइड आयन उपलब्ध कराएगा जल में, ये क्लोराइड उपलब्ध कराएगा। फिर हम पता कैसे करेंगे वो भी हम अभी इनके आगे जो रिएक्शंस हैं AgBr के साथ में क्रिया कराते हैं। ठीक है, देखिए उपरोक्त उदाहरण जैसे आपका प्लेटिनम NH3Br2.Cl2 के समावयवी के जलीय विलयन में AgNO3 का जलीय विलयन मिलाने पर AgCl का हमें श्वेत अवशेष प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि समावयवी जलीय विलयन में क्लोराइड आयन उपलब्ध करा रहा है या क्लोराइड आयन ये दे रहा है। और जब क्लोराइड आयन यहाँ है तो ये AgNO3 के साथ में क्रिया करके AgCl के जो है श्वेत अवशेष हमें देता है। देखें यहाँ पर हम इसकी जो केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, PtNH3 का होल ट्वाइज, सॉरी यहाँ भी आप होल ट्वाइज कर लीजिएगा, या ये होल ट्वाइज आप यहाँ कर दीजिएगा, नंबरिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर जब हम इसकी क्रिया जलीय माध्यम में AgNO3 के साथ क्रिया करवाएंगे तो PtNH3 का होल ट्वाइज Br2
अब ये टूटेगा आपका Br2 2 प्लस N2Cl माइनस में टूटेगा। ये दोनों क्लोराइड आयन यहाँ पर इसने दे दिए। अब ये AgNO3 के Ag प्लस से क्रिया करके जो है 2 मोल AgCl बनाएगा और AgCl जो होता है आपका श्वेत अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरे पार्ट की हम बात कर लेते हैं अब इसके। उपरोक्त PtNH3 का होल पर Cl2Br2 के समावयवी के जलीय विलयन में AgNO3 का जलीय विलयन मिलाने पर AgBr का हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि समावयवी जलीय विलयन में ब्रोमाइड आयन मुक्त करता है। ब्रोमाइड आयन मुक्त होगा तभी वो क्रिया करके AgBr बनाएगा, जिसका पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम जल में डालेंगे यहाँ पर आप H2O ले लो। H2O में डालते ही इसके जो है आयन टूट जाएंगे 2Br माइनस में और यहाँ पर ये +2 में। तो यहाँ ये जो 2Ag प्लस हैं ये 2Br माइनस से क्रिया करके 2 मोल AgBr बनाएगा, जिसका जो है कलर हल्का पीला होता है और ये हमें एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये होती है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता के क्रम में अपने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। CONH3 का होल 5 BrSO4 एंड CONH3 का होल 5 SO4 को Br से रिप्लेस कर दिया, SO4 एंड Br। ठीक है, नाम अब आप लिखते रहना इनके, क्योंकि नाम लिखकर अब यहाँ से मैं अपन बचाएं थोड़ा सा। नाम आप स्वयं लिख लेना इन सबके। मैंने सबको आपको पूरे नियम बताए हैं, पूरी ट्रिक्स बताई है और सब लिगेंडों के मैंने जो है अनुलग्न पूर्वलग्न लगाना बताया है। ठीक है, प्रथम यौगिक जो है बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके श्वेत अवक्षेप देता है, जबकि AgNO3 से कोई क्रिया नहीं करता है। पहला जो आपका कंपाउंड है ये वाला, ये बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके हमें श्वेत अवक्षेप देता है, जबकि AgNO3 से कोई क्रिया नहीं करता है। जबकि दूसरा यौगिक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके AgBr का श्वेत या हल्का पीला हल्का पीला अवक्षेप देता है, जबकि BaCl2 से कोई क्रिया नहीं करता है। हम इसे केमिकल रिएक्शन को लिख के ड्राइव कर लेते हैं। ये पहला आपका जो है यौगिक CONH3 का होल 5 BrSO4 प्लस BaCl2 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमें बनेगा BaSO4, क्योंकि ये जो बेरियम है ये सल्फेट से क्रिया करके BaSO4 बनाएगा, श्वेत अवक्षेप हमें मिलेगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा अपना बाय प्रोडक्ट ये बन जाएगा क्लोरीन, यहाँ इसके आयन को संतुष्ट कर देगा। और यहाँ पर जब हम AgNO3 की क्रिया कराएंगे तो AgNO3 के साथ में यहाँ नो रिएक्शन, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक इसी प्रकार से सेकंड वाले अगर हम बात करें सेकंड वाले एग्जाम्पल की, इसमें तो ये AgNO3 से क्रिया करके हल्का पीला अवक्षेप बनाता है, जबकि BaCl2 के साथ में कोई अभिक्रिया शो नहीं करता। तो ये हो गई आपके जो है आयनन समावयवता वाली बात, क्योंकि आयन कौन से जल में मिलेंगे, जो इस कोऑर्डिनेशन स्पीशीज के कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर हैं वही जल में घुलेंगे, और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो भी मटेरियल है वो आपका जल में अघुलनशील होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप आपका जो है वो है बंधन समावयवता। ठीक है, बंधन समावयवता क्या है? इस प्रकार की समावयवता उन उप सहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें उभय तंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ बाइडेंटेड लिगेंड पाए जाएंगे, उभय तंतुक लिगेंड पाए जाएंगे, वहाँ आपको बंधन समावयवता मिलेगी। ऐसे संकुल यौगिकों में उभय तंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भिन्न भिन्न दाता परमाणु के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, ऐसे संकुल यौगिकों में उभय तंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भिन्न भिन्न दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, आप उदाहरण लेते हैं अपन यहाँ पर कोबाल्ट NO2 NH3 का होल 5 2+ चार्ज पर है एंड C, मतलब ये आपका वही कोबाल्ट
और यहाँ ONO, यहाँ हमने NO2 नहीं लिखा, यहाँ ONO लिखा है और एज इट इज आपको उसको लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग अब O की साइड से हो रही है और यहाँ पर नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग हो रही है। अपन और एग्जांपल ले लेते हैं। COCN NH3 यहाँ पर देखिए आप, यहाँ नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है COHCN थायोसाइनाइड और यहाँ पर NCH आइसोथायोसाइनाइड, इससे बॉन्डिंग हो रही। तो यह है बंधन समावयवता। आपसे कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा टाइप है आपका हाइड्रेट समावयवता, या इसे हम विलायक संयोजन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस प्रकार की समावयवता जल के अणुओं के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात जब जल के अणु उप सह संयोजन क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। देखो, इस प्रकार की समावयवता में जल का अणु जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अपनी जगह बनाता है, मतलब उप सह संयोजन क्षेत्र में अपनी जगह बनाता है या स्थान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की जो हाइड्रेट समावयवता है वो उत्पन्न होती है। हाइड्रेट समावयवता के अंतर्गत जल का अणु किसी एक संकुल यौगिक में लिगेंड का कार्य करता है तो अन्य यौगिक में क्रिस्टलीय रूप में रहता है। समझ में आई बात? हाइड्रेट समावयवता के अंतर्गत जल का अणु किसी एक संकुल यौगिक में लिगेंड का कार्य करता है तो अन्य यौगिक में क्रिस्टलीय रूप में रहता है। इस समावयवता में केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड के रूप में जुड़े जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है। देखिए, इस समावयवता में धातु आयन से लिगेंड के रूप में जुड़े जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है। देखिए, आपके पास उदाहरण है, CrCl3 अणुसूत्र के निम्न हाइड्रेट समावयवी संभव है। CrCl3 तो देखिए कितने समावयव अपने बन सकते हैं। Cr क्रोमियम H2O6 एन डॉट Cl3। अब यहाँ से एक Cl3 अंदर आ जाए, एक H2O बाहर निकल जाए। देखो, Cr H2O5 Cl2 डॉट H2O, एक H2O बाहर आ गया। दूसरी कंडीशन में एक और Cl अंदर चला जाए। देखो, Cr H2O4 Cl2 डॉट Cl एंड 2H2O, ये बाहर है ना इसके आगे, डॉट के आगे। तो इस प्रकार की समावयवता हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। चौथा टाइप है आपका, वो है उप सह संयोजन या समन्वय समावयवता। ठीक है, इस प्रकार की समावयवता उन यौगिकों या उन उप सह संयोजक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल के रूप में पाए जाते हैं तथा दोनों में केंद्रीय धातु आयन के मध्य लिगेंड का विनिमय होता है अथवा धातु आयन का विनिमय होता है। देखो, उप सहसंयोजन समावयवता में लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं, लिगेंड नहीं हो तो धातु आयन ही एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। तब इस प्रकार की जो है समावयवता हमें प्रदर्शित होती है, जिसे हम समन्वय समावयवता या उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर CONH3 एंड CrCN6 धनायन और ऋणायन टाइप के इसमें एग्जाम्पल होंगे। अब यहाँ इसमें क्या होगा, या तो आप केंद्रीय धातु आयन को शिफ्ट कर दो, यहाँ से इसको यहाँ ले आओ और यहाँ से यहाँ ले आओ, सिंपल सी बात ये है। या फिर आप इन लिगेंड को इधर ले आओ, इस लिगेंड को इधर ले आओ, बात वही है। किसी एक को तो आना और जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ केंद्रीय धातु आयन को पकड़ लो, लिगेंड के साथ में काफ़ी सारे जंजाल होते हैं। एक छोटा सा बेचारा ये है केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन, इसको आप चेंज कर दो। तो देखिए यहाँ पर इस कोबाल्ट की जगह आपका क्रोमियम आ गया है, एंड क्रोमियम NH3 एंड COCN6। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर CO एथिलीन डायमीन का होल थ्राइज एंड क्रोमियम ऑक्जिलेटो का होल थ्राइज। अब यहाँ पर भी आपने क्रोमियम को यहाँ लाना है और कोबाल्ट को यहाँ ले जाना है। तो देखो कोबाल्ट, हाँ बिल्कुल सही। अब आपने यहाँ पर चाहो तो आप लिगेंड को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कोबाल्ट जहाँ का जा रह गया और हमने इस लिगेंड को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर एथिलीन डायमीन को शिफ्ट कर दिया। जो आपको सुविधाजनक लगे, जहाँ आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, दोनों में इंटरचेंज करना है।
तीसरा उदाहरण आप देखिए, क्रोमियम H2O का होल 6 एंड COCN का होल 6। इस कंडीशन में आपने यहाँ पर H2O की जगह मतलब क्रोमियम की जगह कोबाल्ट को शिफ्ट कर दिया, देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कोबाल्ट की जगह क्रोमियम को शिफ्ट कर दिया। तो ये छोटे छोटे इनके एग्जाम्पल है, बुक में आपको और भी कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इससे संबंधित, ठीक है। अब पांचवा टाइप आपका है उप सहसंयोजन की स्थिति समावयवता। यह समावयवता केवल उस स्थिति में प्रदर्शित होती है जब संकुल में सेतुकारी लिगेंड उपस्थित होते हैं। इन यौगिकों में असेतुकारी लिगेंडों की उप सहसंयोजन स्थिति में परिवर्तन करने पर यह समावयवता प्रदर्शित होती है। देखो, उप सहसंयोजन की स्थिति समावयवता कब होगी? जब सेतुकारी लिगेंड उपस्थित हो, और उसमें भी जब असेतुकारी लिगेंड, जैसे ये असेतुकारी लिगेंड हैं जो जुड़ने वाले लिगेंड हैं, इनकी स्थिति परिवर्तन हम करें। तो देखिए, असेतुकारी लिगेंडों की उप सहसंयोजन स्थिति में परिवर्तन करने पर यह समावयवता प्रदर्शित होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये आपके ब्रिज लिगेंड यहाँ पर है, Cl4CO डाइहाइड्रोक्सो CO एथिलीन डाइएमीन। अब यहाँ करना क्या है, ये एथिलीन आपका यहाँ का यही है, लेकिन इसमें से आप 2 क्लोरीन इधर शिफ्ट कर सकते हो और एक एथिलीन इधर ला सकते हो। केवल आपने स्थिति चेंज की है, ब्रिज जहाँ के जहीं है। तो देखो, आप यहाँ से 2 क्लोरीन जो है, 2 क्लोरीन यहाँ चले गए, इधर आ गए, और एक एथिलीन का अणु यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है। ये स्थिति समावयवता, कौन सी? उप सहसंयोजन की स्थिति समावयवता। इसका नाम आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो, आपका सबसे पहले ब्रिज का नाम जो है म्यू डाइहाइड्रोक्सो, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सो के बाद में टेट्राक्लोरो, मैं एक ही का नाम लिख रहा हूँ, आगे वाले गए, टेट्राक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन एंड डाइकोबाल्ट थर्ड। ये हो गई आपकी उप सहसंयोजन समावयवता विद एग्जाम्पल, ठीक है। अंतिम जो है आपकी वो है लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता देखिए, जब संकुल में लिगेंड के बंधन का प्रकार या समूह की स्थिति परिवर्तित होती है तो लिगेंड समावयवता उत्पन्न होती है। जब संकुल में लिगेंड के बंधन का प्रकार या समूह की स्थिति ही परिवर्तित हो जाती है तो लिगेंड समावयवता उत्पन्न होती है। जब संकुल यौगिकों में उपस्थित लिगेंड स्वयं ही समावयवता प्रदर्शित करते हैं तो इसे लिगेंड समावयवता कहते हैं, जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट हैं। तो देखो, जब लिगेंड ही अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसमें जो समावयवता डेवलप होगी या निकल के आएगी वो है आपकी लिगेंड समावयवता। आपका इसका उदाहरण है, देखो आपका इस पे नंबरिंग कर दो, आपको नंबरिंग करना था IUPAC के अनुसार 1 2 3। तो 1 और 3 पे क्या है? एमीन, तो 1,3 डाइएमीन, और 3 कार्बन यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया इसका? 1,3 डाइएमाइन प्रोपेन। अब इस कंडीशन में देखो, ये NH2 इसका मन किया यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया आपका? 1,2 डाइएमाइन प्रोपेन। तो यहाँ पर लिगेंड जो है अपनी स्थिति चेंज कर लेता है, तो ये हो गई लिगेंड समावयवता। तो ये हो गया आपका संरचनात्मक समावयवता के जो है कंप्लीट पार्ट। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है त्रिविम समावयवता के प्रकार, जैसे ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, उस पर जो है हम चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।